बात मत कीजिएगा प्लीज़। सेकेंड लेक्चर ना? यस सर। पिछले क्लास तक क्या पढ़े थे एवरीवन? ओके। कोई एक स्टूडेंट का ऑलवेज अनम्यूट होता है, थोड़ा कुणाल को बोलिए ना कि देखने के लिए। यहाँ देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। मान लेते हैं कि ये मेरा कंटेनर है और यहाँ पे कोई एक लिक्विड है, करेक्ट? और लिक्विड का मास m1 है और जो मेरा कंटेनर है उसका भी तो कुछ मास रहेगा, m2। और तब पूछा गया हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड बाय डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, करेक्ट? तो उस केस में टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको नहीं पता है कि यहाँ पे डेल्टा थीटा, एक मिनट, डेल्टा थीटा से अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जिस कंटेनर में लिक्विड है तो लिक्विड का टेम्परेचर और कंटेनर का अलग रहेगा, सेम रहेगा? तो सिर्फ इस लिक्विड का टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा या साथ में एक कंटेनर भी हीट एब्जॉर्ब करेगा? दोनों साथ साथ है ना भाई, राइट? दैट्स वाई इस क्वेश्चन में अगर पूछेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो किसी प्रॉब्लम में अगर नहीं कुछ मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज जनरली प्रॉब्लम में मेंशन रहता है, राइट? तो यहाँ पे टोटल हीट रिक्वायर्ड बाई फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसका मास अगर लिक्विड का m1 है, इसका मास m2 है, तो ऑब्वियसली लिक्विड का दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 और कंटेनर का भी दिया रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू व्हाट? टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो हीट रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड, एग्री, और प्लस हीट रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? बोलिए, कंटेनर, करेक्ट है ना? और कितना अमाउंट से? डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, कहीं कहीं पे डिग्री को हम लोग थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। तो m1 S1 डेल्टा थीटा लिख सकते हैं पिछले क्लास के बेसिस पे, राइट? एक फार्मूला बताए थे ना पिछले क्लास में, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो MS डेल्टा टी लिखे या MS डेल्टा थीटा लिखे, अलग बात है, सेम बात, एक ही बात है। अब प्लस M2 S2 डेल्टा थीटा। तो सर जनरली इस टाइप का सिचुएशन कहाँ पे होगा?
तो जनरली इस टाइप का सिचुएशन कैलोरीमेट्री में रहता है, राइट। कैलोरीमेट्री क्या है, एक कंटेनर बना रहता है मोटा मोटी मान के चलिए कॉपर का, और उसको हम लोग चारों तरफ से वुडन बॉक्स में घेर के रखते हैं, आइसोलेट कर रखते हैं सराउंडिंग से, और वहाँ पे पूछा जाता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय दिस। तो उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ लिक्विड में एनर्जी खर्च होगा या लिक्विड और कंटेनर दोनों में खर्च होगा? दोनों में खर्च होगा। और दोनों का अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज डिफरेंट अमाउंट से रहेगा या सेम अमाउंट? सेम अमाउंट। इसमें इसका अगर डेल्टा थीटा से इंक्रीज करेगा तो कंटेनर का भी कितना से इंक्रीज करेगा? डेल्टा थीटा। दिस तो बनाने का तरीका ये रहेगा, करेक्ट। अब एक मिनट, ये तो हो गया, करेक्ट है ना। ये फर्स्ट तरीका तो ये रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वाट, मानते हैं फॉर लिक्विड या वाटर वाटएवर, या अदर देन वाटर भी लिक्विड हो सकता है, जनरली वाटर यहाँ पर रहता है, लेकिन अदर देन वाटर भी हो सकता है कि इस लिक्विड का टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। और साथ में दिया रहेगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इक्वल टू 5 kg। लास्ट में टर्म में क्या यूज किया रहेगा? कंटेनर का कुछ नहीं दिया रहेगा, कंटेनर के बदले एक टर्म यूज किया रहेगा, व्हाट? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इक्वल टू व्हाट? 5 kg। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट? इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब है कंटेनर को क्या मानना है, जितना भी मास का कंटेनर है वो अब कंटेनर को वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, करेक्ट। इसका मतलब इस कंटेनर के बदले क्या दे दिया गया है? कंटेनर का मास हो सकता है कि लेट अस सपोज m1 kg रहा होगा, बट उस पूरे का बदले हम लोग को क्या दे दिया गया है? वाटर बना दिया गया है। मतलब उस कंटेनर को कंटेनर मान के उसको 5 kg वाटर मानिए। इक्विवेलेंट का मतलब तो यही होता है ना कि कंटेनर को क्या मान लिए हैं? वाटर। सर ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये होता है, ये समझ में आ गया? लिख लिए? ओके। यहां देखना है, बात मत कीजिए भाई। कंटेनर, करेक्ट, और यह है वाटर। मान लेते हैं कि कंटेनर का मास m1 है, करेक्ट, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, और वाटर का मास m2 mw, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SW। तो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि जितना अमाउंट, अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी Q सप्लाई कर रहे हैं और Q सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर का डेल्टा T से इंक्रीज हो रहा है, कितना से? तो सेम डेल्टा T से इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ Q, हीट भी सेम रखना है और डेल्टा T भी सेम रखना है। उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, सेम Q और सेम डेल्टा T के लिए क्या रहेगा? सेम Q और सेम डेल्टा T के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, उस अमाउंट ऑफ वाटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू कंटेनर। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? कंटेनर। बात समझ में आ गया? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या कि m1 मास ऑफ कंटेनर के लिए अगर हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, उससे टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज होता है, तो कितना मास ऑफ वाटर के लिए सेम Q और सेम डेल्टा T होगा। और जितना मास ऑफ वाटर के लिए सेम Q सेम डेल्टा T रहेगा, उतना मास ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर उतना मास ऑफ वाटर के लिए हम लोग बोलेंगे दिस अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू कंटेनर। दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड व्हाट? इक्विवेलेंट टू कंटेनर। किसी को प्रॉब्लम समझने में? समझ में आ गया है? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं Q कंटेनर इक्वल टू Q वाटर, हाँ या ना? इसमें क्या सेम रखना है? डेल्टा T सेम रखना है, वैरी क्या करना है? मास, राइट। तो क्या इसके बदले बोल सकते हैं m1 s1 डेल्टा T, राइट। m1 s1 इस पर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
M1S1 डेल्टा टी इक्वल टू MW SW डेल्टा टी आपस में कैंसिल। इसका मतलब हुआ आज के बाद किसी भी मास को या किसी भी कंटेनर के मास को वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बस शॉर्टकट में कर लीजिएगा M1S1 इक्वल टू व्हाट MW SW। तो क्या यहाँ से MW निकल जाएगा M1S1 बाई SW, और ये जो MW मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट टू व्हाट कंटेनर, वाटर इक्विवेलेंट टू व्हाट कंटेनर। यानी कि किसी भी मास को वाटर एक मिनट लेट मी फिनिश, मैं टाइम दूंगा। इसका मतलब किसी भी मास को वाटर के मास में कन्वर्ट करने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हाँ बोलिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया? देखिए फर्स्ट मेथड में क्या रहेगा कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट, करेक्ट। तो उसमें हो सकता है कि मैं कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दूं, कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दें, इज इट राइट। तो वहां से जब कंटेनर का इंडिविजुअल अगर मुझे पता रहेगा तो क्या कंटेनर को वाटर में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट है? तब तो कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट किसी क्वेश्चन में डैम श्योर आपको नहीं बताया रहेगा। मान लेते हैं कि किसी कैलोरीमेट्री में लाइक वो कॉपर का बना हुआ है, बट कॉपर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उसमें सिर्फ वाटर डाला हुआ है, और वाटर 5 kg डाला हुआ है, और साथ में इंफॉर्मेशन है मास ऑफ कंटेनर इक्विवेलेंट टू वाटर, मास ऑफ कंटेनर इक्विवेलेंट टू वाटर इज 2 kg, राइट। इस तरह पूरे कंटेनर के मास के बदले कितना kg वाटर उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, 2 kg। तो वाटर उसमें है, ओरिजिनल वाटर है 5 kg, और कंटेनर के बदले कितना kg बोला जा रहा है वाटर, तो टोटल वाटर कितना मान लीजिए 7 kg। समझ में आ गया? और लास्टली व्हाट द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, समझ में आ गया? किसी भी मास को वाटर के मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना, फॉर व्हाट, फॉर सेम अमाउंट ऑफ Q एंड सेम डेल्टा T, फॉर सेम अमाउंट ऑफ Q एंड सेम डेल्टा T, दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, करेक्ट। ये बहुत बड़ा समस्या है नहीं। चालू कर दिया जाए? वो लोग बेचारा परेशान हो जाएगा। नहीं, रूम तो ये पैक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम। एक ये वाला ऐसे चालू कर दूँ, ये बीच वाला। अब वहाँ का स्टूडेंट मत बोलिएगा सर बंद कर दीजिए, आगे पीछे शिफ्ट कर जाइएगा। समझ में आ गया? हाँ, आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कैलोरीमेट्री टर्म का मतलब क्या होता है। कैलोरीमेट्री इज द टर्म रिलेटेड टू व्हाट ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे क्या मेजर करते हैं, हीट मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट। कैलोरीमेट्री को तोड़िए, कैलोरी प्लस मेट्री, कैलोरी रिलेटेड फॉर व्हाट हीट, मेट्री मतलब वैसा थर्मोडायनेमिक्स का ब्रांच जिसमें हम लोग हीट का मेजरमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट। कभी कभी संधि विच्छेद करना चाहिए, नहीं शब्दों को तोड़ना। चलिए, फेज चेंज हेडिंग बनाइएगा, फेज चेंज। लिखिए, लैटेंट हीट the heat supplied to a substance, the heat supplied to a substance
which changes its state, the heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature, the heat supplied to a substance which changes its state at constant temperature is called latent heat of body, is called latent heat of a body. Yes, the heat supplied to a substance which changes its state, state का मतलब phase, at what constant temperature, constant temperature को अंडरलाइन कीजिए, is called latent heat of a body, is called latent heat of a, तो बोलिए latent heat कितने टाइप का रहेगा भाई? दो ही टाइप का हो सकता है ना, latent heat of fusion and latent heat of, अच्छा तो फ्यूजन का मतलब क्या? मेल्ट करना, राइट? और मेल्ट करने का उल्टा क्या रहेगा? तो उसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी बोल देंगे। भाई ये रास्ता है, यहाँ पे मेन है, यहाँ से इधर क्रॉस करते इधर भी तो क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ एक हो गया क्या एक और रहेगा सब्लिमेशन भी रहेगा, जहाँ पे डायरेक्ट एक फेज गायब हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर। किसका होता है? एक आध एग्जाम्पल, कपूर, जिसको पूजा में यूज करते हैं, राइट? इंग्लिश में जो भी बोल लीजिए, यस कैम्फोर, बट जनरली उसको हम लोग कपूर बोलते हैं। या नेफ्थलीन टैबलेट जो कपड़े में डालते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट। आइस का भी होता है, ड्राई आइस नहीं भाई, ऐसे लिक्विड ये भी रहेगा तो हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट एक होता है, नाम सुने हैं, जहाँ पे तीनों फेज मिल जाता है, करेक्ट? उसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा अभी। आइस क्यूब देखिएगा तो मेल्ट भी करता रहेगा, वेपर भी बनते रहेगा, मेल्ट भी करता रहता। और चलिए बट मोटा मोटी तो हम लोग को दो है, तो लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन लिखिए, द हीट सप्लाई टू ए सब्सटेंस, द हीट सप्लाई टू ए सब्सटेंस which changes it from solid to liquid state, the heat supplied to a substance which changes it from solid to liquid state at its melting point, at its melting point at 1 atmosphere, at its melting point at 1 atmosphere is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion at 1 atmosphere। यहाँ देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो जनरली लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को पकड़ते हैं, यूनिट मास। तो यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 किलो कैलोरी पर केजी। तो पर ग्राम क्या रहेगा? कहीं कहीं पर ग्राम भी तो दिया रहेगा, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए और किलो को भी 10⁻³ कर लीजिए, तो कितना रहेगा? पर ग्राम। नोट इसको बॉक्स में कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। एक मिनट, अब न्यूट्री मेथड ध्यान सुनिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया 50 ग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड? न्यूट्री मेथड ना, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, देन 50 ग्राम के लिए 80 × 50 कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization, लिखिए द हीट्स रिक्वायर्ड टू सब्सटेंस,
heat required for a substance the heat required for a substance which changes it from liquid to vapor state, which changes it from liquid to vapor state at its boiling point, at its boiling point and 1 atm, at its boiling point and 1 atm। अभी एटम पे ज़्यादा आप लोग केयर मत कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, बाद में समझ में आएगा। इज कॉल्ड latent heat of vaporization, is called latent heat of vaporization। यहां देखना है, इसका मतलब है कि लैटेंट आइस वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? देखिए 540 किलो कैलोरी पर केजी, ग्राम में कितना हो जाएगा? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये डेटा नोट करके रखिएगा। बोलिए, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना लिखवाए थे पिछले क्लास में? आइस का कुछ लिखवाए थे? आइस का कितना था? कुछ तो होगा। आइस का हाउ मच? पीछे डेटा में देखिए, व्हाट 2.1 होना चाहिए, राइट? 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री, राइट? और वेपर का कितना था? सेम था, राइट? ओके, यहां देखना है, अभी जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ बहुत बार फ्रीक्वेंट पूछा हुआ है, बहुत सिंपल ग्राफ है बट पूछा हुआ है। एक मिनट, Q इक्वल टू, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, इफ फेज इज नॉट चेंजिंग, तो Q इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं? एम एस डेल्टा टी, एम एस Q इक्वल टू एम एस टी माइनस टी नॉट तो बोल सकते हैं, वेयर टी नॉट इज व्हाट? इनिशियल टेम्परेचर। टी नॉट इज व्हाट? अ टी वेरिएबल, किसी एक को वेरिएबल मानते हैं। टी इज द फाइनल टेम्परेचर और टी नॉट इज व्हाट? बाई इक्वल टू, अगर ऐसे बोला जाए, क्या आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर लेंगे? कैसा इक्वेशन? इट इज द लीनियर इक्वेशन हुज स्लोप इज व्हाट? एक मिनट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन है, राइट? एंड ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और x का कोफिशिएंट तो स्लोप होता है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? तो इसका स्लोप क्या रहेगा भाई? 2x माइनस, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग बचपन में क्या करते थे? x इक्वल टू 0 तो y निकालते थे, एक पॉइंट मिल गया, और फिर y इक्वल टू 0 कर देते। तो अब भाई किसी का प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, और y इक्वल टू 0 करके x निकालते थे, राइट? और दो पॉइंट को मिलाने से वो दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन गुजर, वही मेरा ग्राफ होता था स्ट्रेट लाइन का। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो Q इक्वल टू एम एस टी, एग्री, और माइनस व्हाट? एम एस टी नॉट। ए किसका काम करेगा? यहाँ पे एम स्लोप नहीं है, यहाँ पे एम मास है। एम क्या है? तो टी का कोफी, दिस इज लीनियर इक्वेशन, Q वर्सेस टी का,
दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ व्हाट, Q वर्सेस T, राइट। तो यहाँ पे T का कोफिशिएंट, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, स्लोप इज व्हाट, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू अ स्पेसिफिक हीट। तो क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, पक्का? कैसा ग्राफ रहेगा, अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। और यहाँ पे स्लोप ए वैल्यू सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर आप डिग्री में काम कर रहे हैं तो टी नोट कैन बी निगेटिव। अगर कैपिटल टी में काम कर रहे हैं केल्विन में तब तो निगेटिव नहीं होगा, टेम्परेचर इन केल्विन निगेटिव नहीं होता है, राइट। बट टेम्परेचर इन डिग्री तो निगेटिव हो सकता है। दैट्स वाई क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू निगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन ए पूरा टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लें टी नोट -10 डिग्री हो, टी नोट क्या हो तो माइनस माइनस बिकम्स तो क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया है ना बात को, ओके। बट अभी मान लीजिए कि मेरा ए टर्म पॉजिटिव है, तो इस टर्म को पॉजिटिव मानते हुए इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो इस टर्म को पॉजिटिव मानते हुए, तो इस टर्म को पॉजिटिव मान रहे हैं तो आगे में क्या हो गया निगेटिव, ग्राफ क्या होगा, हो गया। कैसा ग्राफ रहेगा स्टूडेंट, Q वर्सेस T का, T इक्वल टू 0 देन Q क्या निगेटिव, और Q इक्वल टू 0 देन T इक्वल टू T नॉट, Q इक्वल टू 0 देन T इक्वल टू व्हाट, यही ग्राफ रहेगा ना। ऐसा ग्राफ होगा पक्का, करेक्ट। और यहाँ पे कितना रहेगा T नॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा -ms T नॉट। ओके एवरीवन, प्लीज बात मत कीजिए। लेट m मास ऑफ आइस एट -20 डिग्री से, कितना डिग्री, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Q वर्सेस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ T वर्सेस Q। लेट m मास ऑफ आइस एट 1 मिनट। हालांकि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। लेट m मास ऑफ आइस एट कितना डिग्री, -273। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ m वर्सेस कैपिटल T। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Q वर्सेस कैपिटल T। T मतलब टेम्परेचर इन व्हाट, केल्विन। और आपको Q सप्लाई करते जाना है जहां तक आप सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक ग्राफ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बैंक में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या क्या हो सकता है जरा इमेजिन कीजिए। तो सर -273 का मतलब कहां पे पहुंचेंगे, मतलब 0 केल्विन। -273 का मतलब कितना केल्विन, 0 केल्विन, ओके। तो -0 केल्विन से लेकर 273 केल्विन तक आइस तो आइस फॉर्म में रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना डिग्री होता है,
0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। इज इट राइट? तो वहाँ तक क्या फेज चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब है कि एक मिनट, टी नॉट कितना? 0 के ना, टी नॉट क्या है? तो भाई बात मत कीजिएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सर एग्जाम में छूट गया। मैं टेम्परेचर इन केल्विन 99% चांस है कि आपको इसका ग्राफ क्यू वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ही मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है? इसलिए डिग्री में रहेगा तो ग्राफ को मैं डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, बट पहले मैं केल्विन में देख लेता हूँ, राइट? अच्छा, डेल्टा टी और डेल्टा टी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? स्केल डिफरेंट होता है बट चेंज तो सेम रहेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन मैं 273 से लेकर 0K के बीच का ग्राफ सोच रहा हूँ। तो क्या इसके बीच में आइस मेल्ट करेगा? आइस मेल्ट करेगा? नहीं करेगा। किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड आइस के फॉर्म में ही रहेगा। तब यहाँ पे अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए इस स्केल के लिए M आइस, राइट? और S किसका? आइस का। और डेल्टा T क्या मैंने सही लिखा? और M S आइस का, करेक्ट? इसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और T नॉट, यहाँ पे T नॉट का वैल्यू क्या पुट करें? 0। बोलिए, अलग अलग ग्राफ होगा। एक मिनट ये सिर्फ आपके लिए। पी भी इक्वल टू पी कांस्टेंट और एन भी कांस्टेंट कर दिए, तो क्या बोल सकते हैं? P इक्वल टू NR/V इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट V, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट ना, तो वेरिएबल क्या रहेगा? तो क्या यहाँ पे बाकी लो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फॉर फिक्स्ड अमाउंट, जैसे मैं बोलता हूँ फिक्स्ड अमाउंट मतलब n कांस्टेंट, राइट? एट कांस्टेंट P, तो सिर्फ वेरिएबल क्या रहा? V और T। एक किसका काम करेगा? बाई का, एक किसका काम करेगा? M का, एक किसका काम करेगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपियर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन। अपियर मैंने क्यों बोला? क्योंकि सर टेम्परेचर इन केल्विन 0 पे नहीं रीच करता है, राइट? ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट एक किसका ग्राफ है? तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, करेक्ट? V वर्सेस T का। बट V वर्सेस स्मॉल t का यही ग्राफ होता है या अलग होता है? अलग होता है भाई। V वर्सेस स्मॉल t का ग्राफ ऐसा होता है, जाके NCERT में देखिएगा। अरे मैं ग्राफ जैसे मैं ड्रॉ करवाऊंगा तो V वर्सेस कैपिटल T और V वर्सेस स्मॉल t सेम ग्राफ रहेगा, अलग रहेगा? स्केल अलग हो गया ना। जिसको यहाँ पे 0K बोल रहे हैं वो स्मॉल t में -273 रहेगा, वो स्मॉल t में क्या रहेगा? -273 रहेगा, करेक्ट है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री का ग्राफ का नेचर सेम हो सकता है, बट क्या पॉइंट सेम रहेगा या पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा? चलिए फिर भी मैं ड्रॉ करूंगा, डोंट वरी। बात मत कीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं। टी नोट का वैल्यू कितना पुट करें? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? कितना? तो क्या इसको MST लिख सकते हैं? MST Q इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये T कहाँ से कहाँ तक मैं सोच रहा हूँ? 0K से 273K तक, राइट? करेक्ट है ना? इसका ग्राफ क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे? एक ऐसा इक्वेशन हो गया, Q को मान लीजिए y और MS को क्या मान लीजिए? स्लोप। अरे क्या हो गया? इट इज जस्ट लाइक x।
तो बाई इक्वल टू एम एक्स, करेक्ट। और यहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वैसा स्ट्रेट लाइन जिसमें बाई इक्वल टू एम एक्स रहता है उसका दो ही टाइप का ग्राफ होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो ए और स्लोप निगेटिव रहेगा तो ए। तो एटलीस्ट इस रेंज के लिए 1 मिनट कैपिटल टी कभी नेगेटिव होगा, ध्यान से यहां देखना है। और अगर कैपिटल टी नेगेटिव नहीं होगा तो Q और T मिलाकर 4 क्वाड्रेंट ना, Q और T मिलाकर कितना क्वाड्रेंट, कैपिटल T 4 क्वाड्रेंट, सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ सोचेंगे। वजह फर्स्ट और 4 में T नेगेटिव, कैपिटल T नेगेटिव नहीं होता है। देखते हो मेरा ग्राफ सही है इस इक्वेशन के लिए। और ये ग्राफ कहाँ तक लेके जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, 0K से कहाँ तक, यस। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इसका स्लोप स्टूडेंट कुछ तो बोलिए भाई, पूरा बात बोलिए। एम आइस एस आइस, करेक्ट, ओके। बट आपको टास्क दे दिया गया है हीट सप्लाई करते रहना है या टेम्परेचर इंक्रीज करते रहना है, करेक्ट। 273 पे आके ऑल ऑफ सडन कुछ देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। बोलिए क्यों? फेज चेंज। और कौन सा फेज चेंज हो रहा है एवरीवन? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉरी स्टूडेंट, एक T वर्सेस Q, ओहो उल्टा मैंने ग्राफ उसके ले लिया। एक काम कर सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। मुझे एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करना है T वर्सेस Q का। T वर्सेस, तो क्या T के लिए लिख सकते हैं 1/ms इंटू Q, 1/ms इंटू Q। अब स्लोप का काम कौन करेगा? यहाँ पे T कर दीजिए, यहाँ पे Q कर दीजिए। यहाँ पे कितना T? अरे ये है Q। चलिए यहाँ से यहाँ तक का Q तो आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक Q तो निकल जाएगा। Q इक्वल टू वाट, एम एस डेल्टा टी से, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। और उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा क्या कुछ देर के लिए? नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। और उस कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक इस सारा का सारा आइस किस फॉर्म में नहीं आ जाए, वाट, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाए, राइट। इसका मतलब O से A तक गए, और एक मिनट, A से B तक का बीच का जो Q रहेगा, A से B तक का जो Q रहेगा वो कौन सा Q रहेगा? यहाँ से यहाँ तक AB, यहाँ से ये जो गैप रहेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड इसका वैल्यू भी तो निकल जाएगा m इंटू व्हाट, LF, करेक्ट है ना। बट व्हेन ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट व्हेन ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, तो अगेन फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। यहाँ से 0 केल्विन से मैंने स्टार्ट किया, 273 तक आए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बट जैसे 0 डिग्री सी मतलब 273 के पे आ गए तो अब आइस मेल्ट करना स्टार्ट होगा, करेक्ट। और जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं करेगा तब तक क्या टेम्परेचर उस मिक्सचर का चेंज होगा? इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे हीट तो सप्लाई करते रहूँगा, हीट सप्लाई करना मेरा जारी रहेगा, बट वो सारा हीट किस में खर्च होता रहेगा? आइस को लिक्विड में बनाने में, राइट, फेज चेंज। तो उस टाइम पे टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो ऐसा तो ग्राफ देखे ना, y इक्वल टू 2, तो इसका, और ये y वर्सेस x का अगर ग्राफ है तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो एक बिल्कुल क्या रहेगा, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वही तो मैंने किया। और कब तक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस चलेगा? अब पूरा मेल्ट करने में कितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा?
एम इंटू एल सिर्फ मत बोलिएगा, एल तो यूनिट मास के लिए है, बट मैंने यूनिट मास लिया या मास एम लिया, तो उसको एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एम इंटू वाट, 1 यूनिट मास के लिए एल एफ, देन एम मास के लिए। भाई एक कलम का दाम 2 रुपया है तो 10 कलम का दाम कितना होगा, यही तो काम कर रहे हैं। यूनिट मास के लिए हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कन्वर्टेड आइस इनटू वाटर इक्वल टू व्हाट, इतना आसान है भाई। एल एफ देन एम मास के लिए कितना, एम इंटू एल एफ। इसमें तो कोई बहुत बड़ा इक्वेशन है नहीं। अभी समझ में आ गया कि मैंने क्यों कांस्टेंट कर दिया। तो ए से बी के बीच में जो एनर्जी खर्च हुआ वो हमारा कौन सा एनर्जी है, हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस कन्वर्टेड टू वाटर। इसको लैटेंट नहीं बोलेंगे, लैटेंट बोला जाता है, हालांकि बोल सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एम मास, ऐसे बोलिएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर एम मास ऑफ आइस, इज इट राइट। और व्हेन ऑल आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, करेगा। और इंक्रीज करते हुए कहाँ तक जाएगा, 373, कहाँ से कहाँ तक, और 373 जाने के बाद फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। एग्री है या नहीं है, क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, यस क्योंकि आप लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होगा, राइट। और जब तक लिक्विड सारा लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ए ग्राफ कौन सा फॉर्म का, आइस का। ए ग्राफ कौन सा फॉर्म का, आइस प्लस लिक्विड, आइस प्लस लिक्विड, करेक्ट है ना। आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आइस भी है लिक्विड भी है, तो वहां पे कितना रहेगा, 0। और उसके बाद ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, करेक्ट। और एक किसका, प्योर लिक्विड का, एक कहां तक जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट है ना, 373, इसका इक्वेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। और आफ्टर रीचिंग द टेम्परेचर एट 373 अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, यस। तो इस पॉइंट को C बोलते हैं, इस पॉइंट को D बोलते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो CD कौन सा जगह रहेगा, CD जो में जो Q खर्च होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ M इंटू एल्विन रहेगा, राइट। और यहां से अगेन फिर इंक्रीज करेगा, करेक्ट है ना। और एक कौन सा पार्ट रहेगा, प्योर स्टीम का, करेक्ट। ये मैंने आइस के लिए कहां से कहां तक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, -273 से ऑनवर्ड्स। 373 को जैसे ही क्रॉस करेंगे पूरा, व्हेन ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू आइस, ब्रेक करते हैं, ये कहां से कहां तक का, आइस का, -273 से 0 से 273 केल्विन, फिर 273 पे कांस्टेंट रहेगा कुछ देर के लिए, जब किस चीज़ का वेट करेगा, आइस कन्वर्टेड टू व्हाट, लिक्विड। उसके बाद सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से टाइम इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का इक्वेशन लिखेंगे थोड़ा देर में, राइट। और उसके बाद जब 273 से 373 मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री सी में पहुंचेगा, तो 100 डिग्री सी पे आकर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। किस बात का वेट करेगा, व्हेन ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट, वेपर। और सारा लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो फिर से स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, करेक्ट। उसके लिए अगेन ये इक्वेशन चलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ फ्रीक्वेंट पूछा गया है। आइस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज जब हम लोग आइस का इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वर्सेज क्यू का ग्राफ क्या रहेगा। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 केल्विन तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, करेक्ट। इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कांस्टेंट 2 ही बार रहेगा, करेक्ट ना, कि 2 ही बार फेज चेंज होगा, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। चलिए अभी हर एक सेक्शन का बात करूंगा, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 1 मिनट। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग से, AB और CD में किसका लेंथ बड़ा रहेगा, AB और CD में, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ JEE मेन। सेम होगा, इसी का 4 मार्क्स मिलेगा। AB क्या है, 1 मिनट। AB क्या है, लैटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, एम इंटू एल एफ, करेक्ट। और सी डी क्या है? एम इंटू एल एफ, करेक्ट। और ये क्या है? वेपोराइजेशन, राइट। एम इंटू एल वी, क्या एल एफ और एल वी सेम है? भाई इसका लेंथ, यहाँ पे मुझे जगह नहीं था, इसका लेंथ इस लेंथ से 5 कितना टाइम ज़्यादा रहेगा? 540/80 कर लीजिए, करेक्ट। मोटा मोटी कितना टाइम्स? ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, 56 होता है ना, इतना वो ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब लेंथ ऑफ सी डी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए बी, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। लेंथ का मतलब क्या? क्यू सप्लाई। लेंथ का मतलब दिस गैप रिप्रेजेंट व्हाट? क्यू सप्लाई फॉर आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड, एंड दिस लेंथ रिप्रेजेंट व्हाट? क्यू सप्लाई फॉर व्हाट? लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर। तो किस में ज़्यादा खर्च होगा? वेपर में बनाने में, राइट। कितना टाइम ज़्यादा? ऑलमोस्ट मोटा मोटी 7 टाइम्स, करेक्ट। तो इसका लेंथ ज़्यादा रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा, या दोनों को इक्वल कर दें? ये तो सामने दिख रहा है भाई, राइट। क्यू वेपोराइजेशन, भाई जहाँ पे आप चीज़ों को छोड़िएगा वो लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे पूछना, ठीक है। मतलब सी डी ग्रेटर दैन ए बी, ये पहला बात हो गया, करेक्ट। अब दूसरा बात ये है कि θ1, θ2, θ3, θ1, θ2, θ3 में क्या रिलेशन है? सर कुछ भी नहीं इसमें तो इक्वल कर देते हैं। ये भी तो एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ना। आपसे ये पूछा जाएगा ओ ए, बी सी और डी में, इन तीनों में कौन सा लाइन आपस में पैरेलल है, ये पूछ लिया जाएगा। कौन सा लाइन आपस में पैरेलल है, खास करके H2O के लिए। किसके लिए? दिमाग दौड़ाइए तो, बाद में मैं तो आंसर दूंगा ही। एक मिनट, इसके लिए काम करते हैं। किसके लिए? OA का तो स्लोप हम लोग को पता हो गया है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ OA? कुछ तो बोलिए। स्लोप ऑफ OA इक्वल टू क्या था? 1/m इज द मास, S आइस, करेक्ट। अब अगर हम लोग BC का बात करते तो BC के लिए Q क्या लिखते? BC का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? 273 से। कहाँ से? तो क्या लिख सकते थे? M SW वाटर, SW मतलब वाटर, इंटू T माइनस 273, T माइनस T नॉट लिखेगा ना, बट इस ग्राफ के लिए T नॉट का काम कौन करेगा? 273। देन T माइनस 273 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/m SW इंटू Q, क्योंकि T वर्सेस Q का ग्राफ करना है। तो जिसका वर्सेस जिसका बोलते हैं बाई वर्सेस एक्स, तो बाई वर्टिकल एक्सिस, तो बाई को लेफ्ट और बाकी सारे टर्म को राइट में, करेक्ट। तो मेरा ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? T वर्सेस Q का। तो मैंने T को लेफ्ट में लाने की कोशिश किया, बाकी सारे टर्म को कहाँ भेजेंगे? राइट में। देन T इक्वल टू कितना? 1/m SW इंटू Q और प्लस 273। यहाँ पे बाई का काम कौन कर रहा है? T। स्लोप का काम कौन कर रहा है? और x का काम कौन कर रहा है? Q। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऑब्वियसली इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ओरिजिन से पास नहीं करेगा, करेक्ट। बट यहाँ पे इसका स्लोप क्या रहेगा? BC का स्लोप ये जेई का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, और एक बार नहीं, दो तीन बार। जब देख लेते हैं θ2 को, एक मिनट, स्लोप को हाफ बोल सकते हैं, नॉट थीटा को, स्लोप को बोल सकते हैं। एक मिनट, tan 30 इक्वल टू कितना? तो tan 60,
तो यहाँ पे थीटा तो डबल है, लेकिन वैल्यू क्या डबल हुआ? इसे स्लोप को डबल होने से क्या एंगल को डबल बोल सकते हैं? कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हाँ स्लोप बोलिएगा तो मैं एग्री हो जाऊंगा। अब एक मिनट, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, नॉट एंगल बोल रहा हूँ, स्लोप का मतलब इसका कोफिशिएंट, तो इसका स्लोप क्या है? एस डब्ल्यू। बोलिए इस BC का स्लोप और OA का स्लोप में किसका स्लोप बड़ा है? इसका स्लोप बड़ा है, क्योंकि A वैल्यू छोटा है, राइट। इसका मतलब है कि स्लोप वाइज, नॉट एंगल वाइज, इसका मतलब है कि किसका एंगल बड़ा रहेगा? θ1 ग्रेटर देन θ2 बोल सकते हैं। स्लोप बड़ा, 0 से 90 के बीच में एंगल बड़ा तो स्लोप बड़ा, राइट। तो स्लोप अगर बड़ा है इसका मतलब ये तो बोल सकते हैं ना θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2 बजा स्लोप ऑफ OA ग्रेटर देन स्लोप ऑफ BC। इतना तो एग्री होगा। चलिए हाँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल पर ग्राम। ये पिछले लेक्चर का मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए, क्या हम लोग डी का बात करें? डी के लिए इक्वेशन क्या रहेगा? डी के लिए डी के लिए इक्वेशन बोलिए, Q इक्वल टू व्हाट? Q M S V क्या है? अब तो वेपर बन गया। और T माइनस डी के लिए T नोट का काम कौन करेगा? 373। तो क्या डायरेक्टली T इक्वल टू ए बोल सकते हैं 1/MS V? एग्री? इसको जाके आज घर पे शॉर्ट नोट्स बना लेना है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। Q अब प्लस 373, करेक्ट। बोलिए D का स्लोप कितना है? 1/SV। और OA का स्लोप क्या है? और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर इक्वल कहे हैं, राइट। इसका मतलब है कि क्या अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल इक्वल हो गया मतलब ए लाइन और ए लाइन, यही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसी में इतना बढ़िया क्वेश्चन सेट कर दिया गया। फिर इसका लेंथ, ए गैप और इस गैप में, तो दिस गैप इज मोर देन दिस गैप। और इस ए लाइन और ए लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है? सेम है। बट इस लाइन का एंगल इस लाइन से के रेस्पेक्ट में इसका एंगल छोटा रहेगा। क्या रहेगा? इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप किसके वर्सेस किसके में? T वर्सेस Q में। Q वर्सेस T में उल्टा हो जाता। Q वर्सेस T में क्या होता? क्यों उल्टा होता? कि जो स्लोप आपको यहाँ पे 1/SW दिख रहा है वहाँ पे MS दिखेगा। जो यहाँ पे स्लोप 1/MS दिख रहा है वो वहाँ पे स्लोप क्या रहेगा? अगर एक ग्राफ Q वर्सेस T का रहता तो हम लोग क्या बोलते? तब भी उस टाइम पे भी A और A पैरेलल रहता, करेक्ट। लेकिन उस टाइम पे इसका एंगल बड़ा हो जाता, इन दोनों का एंगल क्या रहता? छोटा रहता। बट A फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, करेक्ट है ना। तो इस एक क्वेश्चन, एक ग्राफ इतना ही डिजर्व करता है टाइम, बट ये पक्का आने का चांस है। ये रिसेंटली पूछ लिया गया है। और किसी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तब क्या कीजिएगा? क्वेश्चन बैंक देखिए, और तो कोई उपाय है नहीं। अभी मैं IIT क्वेश्चन बैंक में देख ही रहा था, वो IIT क्वेश्चन बैंक में भी है और ये HCB में भी है, दोनों जगह मिल जाएगा आपको। और नीट के क्वेश्चन बैंक में भी रहना चाहिए। हो गया ना एवरीवन? इसको हटाएं? हो गया? ओके। चलिए एवरीवन, आप में से कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाई लेंथ ऑफ CD इज ग्रेटर देन AB? एक ऑनलाइन का स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि CD का लेंथ क्यों बड़ा रहेगा AB से? CD कौन सा? CD में एक गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट, फॉर M मास।
और ए गैप किसको रिप्रेजेंट करता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट क्यू का वैल्यू कितना है? एम इंटू एल एफ, और इसका वैल्यू कितना है? एम एम कॉमन, तो एल भी कितना है? 540, और ए क्या है? 80। अब खुद कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि ए ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा या कौन ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा? क्यू भी ग्रेटर व्हाट? क्यू एफ, और ये क्या था? सी डी ना, ग्रेटर व्हाट? यही तो है। अब चलिए, जनरली मैं मैथ तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट मैं मैथ का एक छोटा सा ट्रिक सबके लिए दे रहा हूँ, खास करके मेडिकल के बच्चों के लिए। यहाँ देखिएगा एवरीवन, मान लेते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, y इज द फंक्शन ऑफ x। कोई भी एक ग्राफ बना दिए, मान लेते हैं कोई ग्राफ है y इक्वल टू व्हाट? फंक्शन ऑफ x के लिए, करेक्ट। और मान लीजिए कि लोहे का कोई फ्रेम है, किसका? तो लोहा के फ्रेम को तो हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं ना। अब अगर यहाँ पे x के जगह पे मेरा फंक्शन वही है, फंक्शन क्या है? डिट्टो सेम है। फंक्शन क्या रहा होगा? हो सकता है फंक्शन लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो मतलब पैराबोला हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या जिसका भी फंक्शन हो, एक कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, व्हाटएवर, मतलब फंक्शन है, वो फंक्शन मुझे नहीं पता है। तो इसका ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, किसी का ग्राफ रहा होगा। तो ये किसके लिए? y इक्वल टू एफ एक्स के लिए। अब अगर मैं बोला कि इसी में अगर x के बदले x माइनस 2 कर देते हैं, कितना? तो उसका ग्राफ यहाँ पे क्या लिखे हैं? x माइनस 2। तो यहाँ पे अगर -2 है तो इस ग्राफ को 2 यूनिट से बिल्कुल राइट शिफ्ट कर दीजिएगा। कितना यूनिट से? 2 यूनिट से। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ। आप लोग को 11th वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिनका मैथ लिए होंगे ना, तो जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाया जाता है। 11th में जो फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है वो डेमो रहा होगा। क्लास 12th में फंक्शन पढ़ाया जाएगा जिसमें डोमेन, रेंज, राइट, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो एक बुक आती है प्लेइंग विथ ग्राफ, रेंज पब्लिकेशन का, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग मत देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अरे इसका एक ग्राफ है, तो इसका ग्राफ कैसा क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा सोचे कि फ्रेम है और 2 यूनिट से शिफ्ट कर दीजिएगा। कितना यूनिट से? 2। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 है तो अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या रहेगा? 2। अब मान लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 रहा होगा, तो यहाँ पे अब x इक्वल टू कितना दिखेगा? करेक्ट है ना? ओके। लेकिन सर अगर ऐसा रहता तो इसका ग्राफ ये है, अब y माइनस 2 इक्वल टू एफ एक्स, यस, y में 2 मिनट ऊपर कर दीजिएगा, करेक्ट है ना? तो इसका ग्राफ कैसा नजर आता? बिल्कुल सेम ग्राफ, बट यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर कर देंगे। दूसरा ट्रिक बताए। लेकिन सर अगर ऐसा रहता, मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, राइट, y माइनस 2 और x माइनस 3 करेंगे, तब ग्राफ कैसा नजर आता? और सेम फंक्शन के लिए, जबकि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है। वेरी गुड। राइट की तरफ कितना जाएगा? 3 से, और ऊपर कितना जाएगा? देखिए कितना आसान था, इसी के लिए आप लोग इतना घबरा जाते हैं। यहाँ पे 3 कर दीजिए, जो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, किसी एक पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना यूनिट से? 3 से, और ऊपर में कितना यूनिट से? 2 यूनिट। और अगर यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर समझाने के लिए सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7, यही तो ग्राफ होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलेशन, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ट्रांसलेशन ऑफ। लिख लीजिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। मैथ वाले बच्चे तो फिर भी कैसे कर लेंगे, आप लोग के लिए बढ़िया है ना, कहीं पे इसका यूज़ करेंगे। आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था ना, वहाँ पर कोएफिशिएंट और स्टेप्स है ना, वहाँ पर फिर से बोली तो। मतलब जब हम लेते थे जब फ्यूजन या क्या करते हैं, जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है वहाँ पे मिक्सचर रहेगा।
यस, जब तक कि अनटिल अनलेस ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर जब तक नहीं होगा तब तक उस हॉरिजॉन्टल लाइन में मिक्सचर ऑफ फेज रहेगा। फॉर एग्जांपल ए बी में क्या रहेगा, आइस प्लस लिक्विड, और सी डी में क्या रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर रहेगा, मिक्सचर रहेगा। ट्रिपल पॉइंट अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, वन बाय वन सब सीखते हैं। पहले यही तो समझ लें इस ग्राफ को। क्या बोले, जोर से बोलिएगा। अच्छा, क्यों लेकर आया, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? नहीं मतलब हाँ, लेकिन अब मुझे क्या करना है ना कि क्यू सप्लाई कर रहे हैं, राइट। इज इट कंपलसरी कि सेम फेज में रहते हुए क्यू देंगे? मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 1 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सी, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम -20 से +20, -20 से +120 डिग्री। कहाँ से कहाँ जाना है, -20 से कहाँ पे, +120। तो -20 से +120 में तो आप 0 पे आइएगा, तब तक तो फेज चेंज नहीं होगा, पर 0 आकर तो फेज चेंज होगा। तो वहाँ पे कितना एनर्जी खर्च होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। फिर 0 से 100 तक फेज चेंज नहीं होगा, बट 100 पे तो फेज चेंज होगा। तो टोटल क्यू निकालने के लिए आपको लेटेंट हीट उससे तो गुजरना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने इंट्रोड्यूस किया अभी, करेक्ट है ना। और लास्टली ये पढ़ना था, इस सिलेबस में है और मैं प्रॉपर क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया उस पार्ट को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ पे मैं हाफ एन आवर टाइम दिया, मतलब एक ग्राफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसका वर्सेस किसका दिखाए हैं, कैपिटल टी वर्सेस क्यू का। अगर स्मॉल टी वर्सेस क्यू का रहता देन व्हाट, तो 273 प्लस टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो टी के बदले क्या पुट करते, जहां जहां पे टी था वहां पे क्या पुट कर दीजिएगा, जहां जहां पे कैपिटल टी था वहां पे क्या पुट करेंगे। तो कुछ हर ग्राफ में ये रहेगा ना भाई, एग्री। अब बाकी तो सेम। टी कहाँ था, राइट में था या लेफ्ट में था, तो आपको नहीं था कि बाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, बाई या फंक्शन ऑफ, और आप बाई +2 करते हैं, बाई +2 इक्वल टू एफ एक्स। तो शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, माइनस करते हैं तो ऊपर जाएगा, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे टी के बदले, कैपिटल टी के बदले आप ए पुट कर दिए, बाकी राइट हैंड साइड का तो नहीं चेंज होगा। तो अब ग्राफ कहाँ से कितना यूनिट से, सारा पूरा मान लीजिए ये जो ग्राफ था ना आपका, ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे ग्राफ को यहाँ पे पकड़ लीजिए, करेक्ट। आइए हो गया स्मॉल टी में। अब कितना यूनिट से नीचे आ जाइए, -273 से नीचे आ जाइए। कहाँ से, ऊपर जाना है या नीचे आना है। बाकी तो राइट हैंड साइड का तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, डिटो सेम रहेगा। तो अब एक ग्राफ कहाँ से दिखेगा, माइनस। बाकी ग्राफ का नेचर डिफरेंट रहेगा क्या, ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम रहेगा। ग्राफ का नेचर क्या रहेगा, बट जो ग्राफ 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा था वो अब कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने कैपिटल टी का ग्राफ ड्रॉ किया और स्मॉल टी में आपने मुझसे पूछ लिया, तो मैंने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। सारे ग्राफ को बिल्कुल, ग्राफ मेरा डिट्टो सेम रहेगा, बट ये पूरा ग्राफ कितना यूनिट से नीचे दिखा दीजिए, 273 नीचे शिफ्ट कर दीजिए, करेक्ट। आप लोग दिखाइए। चलिए
8 डिग्री में है, करेक्ट। तो -273 से 0 डिग्री, सेम ग्राफ के लिए -273 से 0 मतलब क्या हो रहेगा, आइस का आइस रहेगा बट 0 डिग्री सी पे आकर मेल्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट पहले वो था, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे इसको ओ डैश मान लीजिए, तो ये मेरा पॉइंट ओ यहाँ आ जाएगा और ये क्या रहेगा, ये जो वहाँ पे क्या था 273 केल्विन, वो यहाँ पे 0 डिग्री से कहलाएगा। कितना डिग्री कहलाएगा, और ए से बी, ठीक है ना एवरीवन। अब बी से सी, अब यहाँ पे कितना 100 डिग्री, करेक्ट है ना। और 100 डिग्री पे सी से डी बनेगा, अब फिर डी से जाते रहेंगे, करेक्ट। तो ये किसका ग्राफ, चेंज ऑफ फेज ऑफ सॉरी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस, इनिशियली आइस वाज एट -273। तो उसी ग्राफ को मैं जो केल्विन में था उसी को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री वर्सेस क्यू में। अब दोबारा हिम्मत नहीं था कि फिर से इक्वेशन दिखाते, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक ले लिया, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको तो ड्रॉ करने से मतलब था ना। और सी डी और ए बी में इक्वल यहाँ पे उस तरफ जगह नहीं है, अदरवाइज सी डी ग्रेटर व्हाट, और कौन सा लाइन पैरेलल है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। ओके एवरीवन, यहाँ पे डिग्री में लिए हैं, मतलब सेल्सियस। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज if 1 kg steam at 200 degree C, if 1 kg steam at 200 degree C is converted into, if 1 kg of a steam at 200 degree C converted into -20 degree C, सब लोग सॉल्व कीजिए। स्टीम कितना पे है 200 डिग्री से, उसको कहाँ तक लेकर आना है -20 डिग्री। तो हाउ मच, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, गेन करेगा या लॉस करेगा। और लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो जहाँ पे लॉस रहेगा ना रिलीज, एक मिनट, जहाँ पे रिलीज रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो गेन करेगा, और जब रिलीज करेगा मतलब लॉस, तब वहाँ पे लिखिएगा इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हीट रिलीज भाई, क्यू रिलीज इक्वल टू व्हाट, बोलिए एम एस टी आई माइनस टी एफ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर निगेटिव आते रहेगा। और अगर निगेटिव का आप समझ पा रहे हैं तब डेल्टा टी लिख सकते हैं, अदरवाइज हीट रिलीज के लिए क्या, टी आई माइनस टी एफ। प्लीज बात मत कीजिए। कितना टर्म में काम होगा, 200 डिग्री से पहले 100 पे आएंगे,
करेक्ट है ना। और उसके बाद 100 पे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन या हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब फिर 100 से कहाँ पे आएंगे भाई, 0 डिग्री सी पे, करेक्ट। अब फिर अगेन 0 डिग्री पे रुकेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा, हीट ऑफ फ्रीजिंग, नॉट फ्यूजन, हीट ऑफ, जो हीट रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, हीट ऑफ फ्रीजिंग। फ्यूजन का जस्ट उल्टा क्या, फ्रीजिंग। और वेपोराइजेशन का जस्ट उल्टा कंडेंसेशन। और फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो रिलीज होगा वो निकाल लेंगे, यहाँ पे जो रिलीज होगा, यहाँ जो रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या नाम देंगे, नॉट वेपोराइजेशन, हीट ऑफ। फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन, फिर यहाँ से यहाँ तक। इन सब को निकाल कर जोड़ दीजिए, करेक्ट है ना। तो टोटल हीट रिलीज साथ में काम करते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए लिख सकते हैं एम एस, क्या लिखें, वेपर। 200 माइनस 100, क्या मैंने सही लिखा, लॉस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, करेक्ट है ना। लॉस या रिलीज में इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल लिखिएगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, रिलीज। रिलीज अपने आप में हो गया निगेटिव सेंस, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। आप प्लस यहाँ पे क्या लिखें, नाम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही, बट लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एक ही बात है, राइट। मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा या यहाँ पे रिलीज होगा, रिलीज होगा, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू सेम ले लीजिएगा, करेक्ट। अब प्लस एम, अब क्या लिखें, एम एस डब्ल्यू, इनिशियल माइनस फाइनल, सही है। अब प्लस यहाँ पे कितना, बोलिए भाई, एम इंटू एल एफ, राइट। और अगेन कितना, एम एस किसका, आइस का ना, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल कितना है, माइनस 20। इसमें सारा वैल्यू आपको नहीं पता है, ये तो पता है कितना होता है, 2.1 क्या पर ग्राम, ये है केजी, तो इसको 1000 ग्राम कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। और आंसर अगर कैलोरी में रहेगा तब क्या कीजिएगा, सर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, कैलकुलेट करके बताइए। मतलब अच्छा, एक इसका था वेपर का ना, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो स्टीम लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है। देखिए 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री लिखें या हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री लिखें, अलग बात है, सेम बात, एक ही बात है ना। और आंसर लास्ट में कैलोरी में ही दिया हुआ है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसको फिर कैलोरी में ही कन्वर्ट कर लीजिए। आंसर दिया हुआ है 780 किलो कैलोरी, 780 किलो कैलोरी। देखिए तो सबका आंसर आता है, किलो स्टैंड फॉर 10 टू द पावर 3, किलो स्टैंड फॉर व्हाट। ये भाई 1 मिनट का क्वेश्चन, इसमें आप लोग टाइम ले रहे हो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अब फॉर्मूला ही तो लगाना है।
मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए इतना लिख सकते हैं 1000 ग्राम, इसका कैलोरी में वैल्यू होता है हाफ कैलोरी पर ग्राम, हाफ कैलोरी, इसको ग्राम में लेंगे तो इसको पर ग्राम में, करेक्ट। आई इंटू कितना 100 अब प्लस हाउ मच 1000, एलवी कितना 540 कैलोरी ना, अगर इसको ग्राम में तो इसको भी ग्राम में कर लेते हैं, सही है। देखिए तो प्लस 1000, इसका कितना, इसका आता है 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी इंटू 100, 1000, इसका वैल्यू कितना था 80 ना कैलोरी में, अब प्लस 1000, इसका कितना हाफ इंटू वाट, यहाँ तक सही है। सब में कॉमन 1000 ले लीजिए, उसको के में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉमन ले लिए 1000, ए वैल्यू कितना होगा भाई 50, ए वैल्यू कितना होगा 540, ए वैल्यू कितना होगा 100, अब प्लस ए वैल्यू कितना होगा 80 और ए वैल्यू कितना होगा 10, इतना को जोड़िए तो कितना आता है 780, और इधर 1000 है तो 1000 के बदले क्या किलो कर दें, अब यहाँ पे किनको नहीं समझ में आया हाथ उठा लीजिए अभी, एनीवन जिनको समझ में सॉल्यूशन नहीं आया। 2.1 लेते तो सारा वैल्यू जूल में आता, आंसर कैलोरी में दिया हुआ था तो सारा वैल्यू जूल में आता, उसको कैलोरी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो जूल में आया उसको, अगर आप जूल में काम किए हैं तो 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आंसर आना चाहिए। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हेडिंग बनाइए। एक स्टूडेंट मुझसे आज पूछा है कैलोरीमेट्री, तो हेडिंग ही बनाते हैं कैलोरीमेट्री क्या होता है, लिखिए कैलोरीमेट्री। ये तो हो गया ना एवरीवन, ओके। लिखिए पहला पॉइंट, हेडिंग रहेगा कैलोरीमेट्री, द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the branch of thermodynamics which deals with measurement of heat, the branch of thermodynamics which deals with measurement of heat is called calorimetry. ठीक है ना, फुल स्टॉप के बाद एक और उसी में कंटिन्यू कीजिए। A simple calorimeter is a vessel, a simple calorimeter is a vessel generally made up of copper, a simple calorimeter is a vessel generally made up of copper, comma, the vessel is kept in a wooden box, the vessel is kept in a wooden box to isolate it thermally from surrounding। एक कुछ कहानी है, लिख लेते हैं, ठीक है। The vessel is kept in a wooden box, पर्पस क्या है, to isolate it from surrounding। लिखिए उस नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिएगा, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, आर मेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इन कैलोरीमीटर। देखते हैं एक सिंपल सा बात को कितना स्टैंडर्ड बना दिया गया। इसका मतलब समझे, नहीं समझे? एक लिक्विड है L1 और दूसरा लिक्विड का नाम है L2, अलग अलग टेम्परेचर पे है, करेक्ट। और दोनों लिक्विड को इसमें डाल रहे हैं, राइट।
अब मिक्स कर रहे हैं, उसी को इतना बढ़िया इंग्लिश बनाया गया है। समझ में आ गया? नहीं समझे? ऑब्जेक्ट एट दो अलग अलग लिक्विड अलग अलग कंटेनर में है, राइट। एक का टेम्परेचर 20 डिग्री है, दूसरे का 50 डिग्री पे है। अब 20 डिग्री का लिक्विड अलग लिक्विड है, होता है ऑयल का हो, राइट। उस लिक्विड को इसमें डाल रहे हैं और दूसरे टेम्परेचर पे जो लिक्विड है दोनों को यहाँ पे डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर क्या रहेगा। टू डिफरेंट, ये तो डे टू डे लाइफ में करते हैं भाई। ठंडे के मौसम में थोड़ा ठंडा पानी थोड़ा गर्म पानी, राइट। क्या कर रहे हैं? तो अब 100 डिग्री सी पे या 50-80 डिग्री सी पे देते हैं हम लोग, बड़ा एकदम नॉर्मल एक 20 डिग्री पे लाने की कोशिश करते हैं, कॉमन सेंस लगाते रहते हैं, डेली कैलोरीमेट्री करते हैं, राइट। जनरली कितना डिग्री का वाटर के साथ आप कंफर्टेबल हो? यस, एक आंसर आ रहा है, गुनगुना पानी। ओके, मैं समझ गया इस बात को। तो एक्चुअली 5 डिग्री और 10 डिग्री के साथ तो आप बिल्कुल नहीं, मेरा तो खैर साप्ताहिक हो जाता है ठंडे के मौसम में, थैंगो जनरली हो जाता है। नॉर्मल डे में बहुत हाई लेवल गर्मी में भी एक आध दिन हो जाता है। अब उसके पीछे मेरा हेक्टिक रूटीन है, ऐसा नहीं कि नहाना नहीं चाहते हैं। अब इसके लिए आते ही मतलब आने के टाइम पे मैं जनरली बोलता हूँ कि मुझे घर से जाने के टाइम पे एकदम शांत रहना। सब लोग घर पे मैं बोलता हूँ जनरली, वो सिर्फ बोलते हैं, होता नहीं है। क्योंकि अब 2 बच्चा है तो निकलने के टाइम पे वो देखते रहता है आपका स्कूटी कहाँ है, थोड़ा एक बार घुमाइए। अब उसको जब तक जाने के बाद या आने के बाद में कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब उन लोग को दिन भर पैक हो गया ना, बच्चा भी कहाँ जाएगा। डेली क्वेश्चन करते रहता है कोरोना कब जाएगा। वो बेचारा पार्क में जा नहीं पा रहा है। ऐसे क्या करते थे, 10 दिन पे कम से कम 1 दिन, बहुत हुआ तो डरते हुए सार्वजनिक कानून घुमा के लाते थे। टीचर है ना तो नहीं जाते हैं पार्क वगैरह में, तो फिर भी अगर गए शाम के टाइम पे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। पानी का गुब्बारा देखते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फाउंटेन, ओके, या ग्रास या वहाँ पे घूमते रहता है। बट अभी तो पूरा पैक हो गया, उसको कहाँ लेके जाइएगा। बहुत होता था तो मूवी वगैरह लेके साथ में जा रहे हैं, हालांकि देखेगा नहीं लेकिन फिर भी इंजॉय करेगा, और उसका लर्निंग प्रोसेस है। अब घर में रहते रहते थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ नहीं रहेगा, तो घर में रहते हुए बदमाशी बढ़ रहा है। अभी तक तो उसको प्ले स्कूल में होना चाहिए था। नहीं, बेटी तो मेरी एक है जो पढ़ रही है, अभी केजी में है। एक अच्छा स्कूल है यहाँ का, सेंट मैरी ना, कैसा है यू डोंट नो, बट जहाँ तक उसका फीडबैक है कि ठीक ठाक है 10th तक। मुझसे पूछिए गुवाहाटी के सारे स्कूल का, 10 साल से यही काम कर रहा हूँ। 10th तक सही है, बाकी तो फिर 11th 12th, यहाँ पे ओपनली नहीं बोलूँगा, बट 11th 12th सब जगह का एक ही हाल है। इलेवेंथ 12th कैटलिस्ट बेस्ट है। चलिए, हम लोग एक सेंटेंस बना रहे थे, क्या कीजिए, कभी कभी पब्लिसिटी कर देना पड़ता है कैटलिस्ट का। क्या लिख रहे थे, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर इन कैलोरीमीटर, कॉमा एज ए रिजल्ट हीट एक्सचेंज बिटवीन द ऑब्जेक्ट, as a result heat exchange between the object as well as with calorimeter। यहाँ पे बहुत मार्केबल पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए। हीट एक्सचेंज किसके किसके बीच में होगा? जो ऑब्जेक्ट को उसमें डाले हैं, 2 लिक्विड को डाले तो 2 लिक्विड के बीच में, साथ में कंटेनर के साथ भी तो होगा। और माइंडफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो हो सकता है कि एक लिक्विड हो θ1 पे और दूसरा लिक्विड हो θ2 पे और कंटेनर हो θ3 पे, राइट। तो एक साथ अगर केयरफुली देखिएगा तो 3 चीज़ मिला है आपस में। कौन कौन सा? लिक्विड फर्स्ट, लिक्विड सेकंड और कंटेनर। इन तीनों को मिलाकर एक कॉमन टेम्परेचर पे आएगा। दिस कॉमन टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है जो भी हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो हीट एक्सचेंज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एज वेल एज विथ कैलोरीमीटर। एक मिनट रुकिए, बट सो मेनी टाइम्स कैलोरीमीटर, कैलोमीटर क्या है? कंटेनर है ना। तो सो मेनी टाइम्स कैलोरीमीटर के बदले उसका न देकर उसके बदले वाटर इक्विवेलेंट बोल दिया जाएगा कि मास ऑफ कैलोमीटर इक्विवेलेंट टू मास ऑफ वाटर, दिस वन।
मैंने पूरा कैलोरीमीटर जो कंटेनर है उसका कुछ नहीं देकर उसके बदले क्या दे दिया जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाएगा। तो हम लोग फिर वाटर उसको उस कंटेनर को वाटर मानकर फिर चीज़ों को लेंगे, राइट। लिखिए, नेग्लेक्टिंग एनी हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, नेग्लेक्टिंग एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग अब लिखिए, मतलब इसको नेगलेक्ट कर देना है, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। मतलब कैलोरीमीटर जो मेरा वेसल है उसका कॉन्सेप्ट रहता है कि उसको सराउंडिंग से आइसोलेट करते हैं, उसको ऊपर कोटिंग लगा देते हैं या उसको ओडन बॉक्स में रखते हैं, करेक्ट। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, आज के ज़माने में आ गया ना रेफ्रिजरेशन या आइस। आज से अबाउट 25 ईयर्स पहले हम लोग के यहाँ जब शादी का फंक्शन होता था तो बारात शाम में आने के लिए उनको शरबत पिलाना होता था या लस्सी या जो भी रहेगा, तो सुबह या दोपहर में ही आइस आता था बाहर से, लोकल टाउन से, बड़ा बड़ा आइस का क्यूब। बट उतना, और वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं रेफ्रिजरेटर, राइट। आज से 25 बिजली नहीं पहुँच रहा तो बाकी तो दूर की बात है, राइट। और उसको बचा के रखना है, तो गांव के लोग क्या करते थे, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो जो धान का होता है ना, जो उसका जो पाउडर, मतलब चावल निकलने के बाद जो रेस्ट पार्ट, राइट, उसको अंदर इसको डाल देते थे, वुडन बॉक्स हो गया, राइट। और भाई थोड़ा भी मेल्ट नहीं करता था, मतलब पूरा अगर है 50 kg इस टाइप का पाउडर है, उसके अंदर इसको आइस को डाल दिए। तो सर फिर शरबत कैसे पिलाएंगे, तो भाई इसको बाद में धो देंगे, अभी तोड़ कर। तो अभी समझ में आता, ओके वो क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ था, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा था। अब लिखिए, लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेगा। लिखिए, व्हेन टू सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर, when two substances at different temperature are mixed together, when two substances at different temperature are mixed together, then exchange of heat continue to take place। बोले हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, then exchange of heat continue to take place till their temperature become equal, till their temperature become equal. This temperature, yes, that then exchange of heat continue to take place, exchange of heat continue to take place till their temperature become equal। और जो टेम्परेचर इक्वल रहेगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो यहां पे क्या ये बोल सकते हैं, टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, यस, टोटल हीट गेन। यानी कि हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस बाय अदर सब्सटेंस। एक मिनट, तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो सब्सटेंस है, यहाँ देखिएगा भाई, M1 इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S1 और टेम्परेचर है T1, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस है M2 S2 और टेम्परेचर क्या है T2। और अगर आपको मैंने बोल दिया T2 ग्रेटर देन T1 और दोनों को मिक्स कर रहे हैं, T2 ग्रेटर देन T1, कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा, मतलब M2 लॉस करेगा और M1
और कौन कब तक ऐसा होगा? इसका मतलब हीट का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा, करेक्ट? फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हेयर टू हेयर। और कॉमन टेम्परेचर क्या रहेगा? तब तक होते रहेगा जब तक कि कॉमन टेम्परेचर, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, राइट? और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आना गेन ऑफ हीट, और यहाँ से यहाँ तक आना क्या बोलेगा? तो इक्वल कीजिए फर्स्ट। तो क्या बोल सकते हैं? M2S2 लॉस के लिए इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, राइट? M2S2 T2 माइनस T, और गेन के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, राइट? M1S1 क्या लिखें? T माइनस T1। हो गया? यहां तक क्लियर है? करेक्ट है ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, यहां तक तो सर काम चल गया। 2 सब्सटेंस है तब तो पक्का पता कर लीजिएगा, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? अगर मैंने 3 दे दिया, M1 यहाँ से, अगर ऐसे दे दिया था M1S1 T1, M2S2 T2 और M3S3 T3, करेक्ट? और कुछ भी और हो सकता है कि T1 ग्रेटर देन T2 बट T1 लेस देन T3, ऐसे बोल दे। मान लेते हैं कंफ्यूज करेंगे T1 ग्रेटर देन T2 और T1 लेस देन T3। अब उस टाइम पे पता ही नहीं चलेगा कौन दे रहा है कौन ले रहा है। 2 के बीच में बात हो रहा है तो पता चल जाएगा, पर 3 के बीच में बात होगा और मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, देन व्हाट? नहीं तो थोड़ा पजल होना स्टार्ट हो जाएगा। किसका किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, समझे? बट उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो M2S2 T2 माइनस इक्वल टू M1S1 T और माइनस, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, 2 सब्सटेंस रहेगा तो ये हो जाएगा, फायदा रहेगा, वहाँ से T निकल जाएगा। बट अगर 3 को अगर एक साथ मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ से ये लिख सकते हैं M1S1 T1, इसको इस तरफ ले आइए, इस टर्म को लिखिए आप, प्लस M2S2 T2 इक्वल टू M1S1 T और प्लस करेक्ट है ना? देखिए ऐसे टर्म बोलना सही नहीं रहेगा, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए क्या इसको बोल सकते हैं? हालांकि टोटल हीट बोलना अपने आप में गलत बात है, क्योंकि हीट हम लोग तभी बोलते हैं जब क्या रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस को तो बोल सकते हैं। तो टोटल हीट बिफोर मिक्सिंग, टोटल हीट मस्ट बी इक्वल टू टोटल हीट आफ्टर मिक्सिंग फ्रॉम व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या वैसे नहीं बोलना चाहते तो लिख लीजिएगा टोटल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग, टोटल इंटरनल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टोटल इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। ये हो गया लॉ ऑफ मिक्सचर। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, टोटल हीट बोलना अपने आप में कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग बात है, क्योंकि हीट कहीं पर स्टोर होकर नहीं रहता है, राइट? हीट कब तक, जब तब तक बोलते हैं एनर्जी को जब तक वो किस में है, सफ़र में है, इन ट्रांजिट मोड, नॉट इन स्टोर मोड। जहाँ कहीं पे ही अगर स्टोर हो गया एनर्जी तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, पार्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट हीट, राइट? बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कुछ देर के लिए टोटल हीट बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टोटल हीट आफ्टर मिक्सिंग, करेक्ट? तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा? 2 सिस्टम के तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट जहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन है M1S1 T1, M2S2 T2 और M3S3 T3, और हो सकता है कि T1 का टेम्परेचर T2 से बड़ा है लेकिन T3 से छोटा है, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रायंगल बन गया, कौन किसके ले रहा है कौन किसको दे रहा है पता ही नहीं चलेगा, और निकालना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो वहाँ पे तो बहुत रामबाण का काम करेगा। कैसे?
3 ही रह सकता है, 4 भी तो रह सकता है। तब वहाँ पे क्या करेंगे, M1, इस पर नेक्स्ट क्लास में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। M1 S1 T1, M2 S2 T2 और M3 S3 T3, इन सब को मिक्स कर दिए, राइट। तो यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर क्या रहेगा, T। और मुझे मतलब ही नहीं है कौन किससे ले रहा है, क्या किसको दे रहा है, नहीं पता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मिक्सचर लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, M1 S1 T1, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। बोलिए M2 S2 T2 और क्या बोलेंगे, M3 S3 T3 इक्वल टू M1 S1 T प्लस M2 S2 T प्लस, यहाँ से तो पक्का T निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लीजिएगा। तो ये काम तो 4 लिक्विड में भी तो हो सकता है। अब जितना भी रहेगा इस पर सॉल्व कर लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, और वैसा प्रॉब्लम जो ऑलरेडी फ्रिक्वेंट आया हुआ है और हर साल आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।